और चलिए ट्राइडेंट का स्टॉक जो प्रदीप ने सुबह हाईलाइट करा था अभी भी 5.5% की मजबूती और भारतीय बाजारों का भी मूड अच्छा है। शुक्रवार क्या दोपहर है तो हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, लेकिन ध्यान रखें नई सीरीज का ये पहला ट्रेडिंग सेशन है और पिछली सीरीज या गजब की सीरीज रही थी। 7.5% सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल पिछली सीरीज में देखने को मिला और पॉजिटिव नोट पे इस सीरीज का भी आगाज आज हुआ है। 1/4% दोनों सेंसेक्स और निफ्टी में इस समय ऊपर ट्रेड होता हुआ 11,600 के ऊपर निफ्टी इस समय कर रहा है कामकाज। 11,760 का स्तर ज्यादा दूर नहीं है, 160 पॉइंट दूर है लाइफ टाइम रिकॉर्ड हाई से अब तक के। और एक बैंक निफ्टी थोड़ा सा सांस कैचअप करने की कोशिश कर रहा है गजब के मूव्स के बाद। तो बैंक निफ्टी थोड़ा ठंडा पड़ा है, जिसमें कल आपको याद होगा 30,400 के लेवल्स के बियॉन्ड जाके क्लोज हुआ था, 500 के बेहद करीब। आज इस समय एक 50 पॉइंट का मामूली हल्की कमजोरी है, ऐसी कोई घबराने वाली बात वहां पे नहीं है। वो थोड़ा सा बैकफुट पे, इसीलिए थोड़ा सा और ठीक है, सांस कैचअप कर लेगा तो शायद अगले रैक की तैयारी हो। एफएमसीजी तो खैर ठंडा कामकाज कर ही रहा है, लेकिन मेटल्स, ऑटोज, ये वो पिछड़े स्टॉक्स से पिछले FY19 के जिसकी अब समाप्ति होने की कगार पे हम खड़े हुए हैं और उन दोनों पॉकेट्स में आज बाइंग आती हुई। फार्मास्यूटिकल्स में हम देख रहे हैं कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है और ब्रॉडर मार्केट्स में बाइंग है। मिड कैप्स ऑलमोस्ट 1% ऊपर आउट परफॉर्म कर रहे हैं इस बाजार को, स्मॉल कैप्स में बाइंग और मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर आएगा पॉजिटिव इस समय नजर आएगी। तो ये तब तो मार्केट का सूरत हाल। कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा लौटूंगा मार्केट्स में। टीटी के प्रेस्टीज की खबर आप लोग की स्क्रीन पर आती हुई, बोर्ड ने बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है। 5 for 1, हर 5 शेयर पे 1 शेयर बोनस दिया जाएगा और स्टॉक रिएक्ट करता हुआ। हालांकि पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी ऑलरेडी आ चुकी है, 1-1.5% की मजबूती के साथ वहां पे इस समय कामकाज होता हुआ। तो अगर टीटी के प्रेस्टीज है आपके पास तो बोनस शेयर आने वाला है। खैर अब तो रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगी, तब तक के मौके होंगे। चलिए आज जो कंपनी रडार पर है, रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL। क्विकली डिटेल्स फिर मैनेजमेंट के साथ बातचीत। तो आज खुला है ये IPO 3 अप्रैल को, यानी कि अगले हफ्ते बुधवार को बंद होने जा रहा है। 17 से 19 रुपए का प्राइस बैंड। रिटेल और एम्प्लॉइज के लिए जो भी डिस्कवर्ड प्राइस होगा उस पर 50 पैसे का डिस्काउंट ऑफर किया गया है। 25 करोड़ शेयरों का इश्यू, तो कुल मिलाकर 430 से 480 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना। अब इस कंपनी के IPO डिटेल्स बातचीत करने के लिए RVNL के डायरेक्टर ऑपरेशंस अरुण कुमार साहब और ED फाइनेंस और CFO अशोक कुमार चौधरी साहब जुड़ते हुए, आप दोनों का स्वागत है। और मैं सबसे पहले तो सर धंधा पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो अरुण सर आपके पास आता हूं पहले। मिनी रत्ना कंपनी जो कि रेलवेज के लिए तमाम प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने का काम करती है, तो पहले तो हम सब रिटेल को सर समझाएं दरअसल ये रेल विकास निगम का बिजनेस मॉडल है क्या, ये कंपनी करती क्या है? ये रेल विकास निगम लिमिटेड सन 2003 के जनवरी महीने में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये सोच करके इस कंपनी को बनाया गया था कि कंपनी जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है और पोर्ट है और बड़े ब्रिजेज जो जहां बनाने हैं जिससे आवागमन में सुविधा बढ़ेगी, इन सबों को तेज गति से इन परियोजनाओं को का कार्यान्वयन करेगी और इसके लिए ज़रूरत होने पे बाजार से धन संसाधन भी मुहैया कराएगी। संसाधन मुहैया कराने का काम ये सन 2004 में वापस ले लिया गया। ये काम क्योंकि भारतीय रेलवे का एक दूसरा PSU है जिसका नाम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन है, वो संसाधन जुटाती है। तो ये हुआ कि एक ही मंत्रालय में 2 संसाधन जुटाने वाली कंपनियां नहीं होंगी। तो रेल विकास निगम लिमिटेड फिलहाल आधारभूत संरचना जो रेलवे की है उसमें बढ़ोतरी करने के लिए, उसमें नए नए आधारभूत संरचना जोड़ने के लिए और तेज गति से जोड़ने के लिए भारतीय रेल विकास निगम अपना योगदान दे रहा है। और सन 2003 से अब तक हम लोगों ने करीब 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा की लाइनें बनाई हैं, बहुत सारे बड़े ब्रिजेस भी बनाए हैं और हम उत्तरोत्तर अपने प्रगति के पथ पे चल रहे हैं। हमारी जो कंपनी है वो रेलवे में लगातार अपना संरचना, आधारभूत संरचना में योगदान देने में तत्पर है। ठीक है, ये हमारा तो आसान शब्दों में तो अशोक सर, अगर मैं सही समझ रहा हूं इस धंधे को,
तो ये जो रेल विकास निगम है, आरवीएनएल है, ये एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, कमीशन बेसिस, मतलब रेलवे से ऑर्डर मिले आपको, आप ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं और आपको कुछ परसेंटेज शेयर मिल जाता है। ये धंधा मॉडल सही समझा मैं? नहीं, थोड़ा सा उसको डिफाइन और ये करना पड़ेगा। रेलवे हमें नॉमिनेशन के बेसिस पे काम देती है और बिजनेस मॉडल ये है कि हम जितना खर्च करते हैं उस पर हमें मैनेजमेंट फी एक फिक्स है। बाकी सारे कामों के लिए 8.25 है, कलकत्ता मेट्रो के लिए 9.25% है। तो जितना हम खर्च करते हैं उन प्रोजेक्ट पर, उस पर हमें ये परसेंटेज मिलते हैं। हाँ, तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं, अच्छा क्या इस समय ये जो कंपनी आरवीएनएल पूरी तरह से इंडियन रेलवेज पे डिपेंडेंट है? क्या ये पूरी तरह से जो आते हैं ऑर्डर्स नॉमिनेशन बेसिस पे आते हैं या कहीं पे कॉम्पिटिटिव बिडिंग भी करनी पड़ती है आपको? नहीं, ऐसा है, हम कहीं, हमारा जो मैंडेट है, हम कहीं बिडिंग नहीं करते हैं। बट हमारे पास कुछ और भी काम है, जैसे हम एसपीवी बनाते हैं, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एसपीवी बनाते हैं, जहाँ वो एसपीवी फिर बाजार से लोन भी लेती है और फिर हम उनका भी काम करते हैं, उनके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कुछ काम बहुत नॉमिनल कम है परसेंटेज, लेकिन कुछ काम अदर देन रेलवे 96% जो काम है हमारे करीब वो भारतीय रेलवे से मिला हुआ काम है। बचा 4% क्या ये मेट्रो वाला है? हमारा जो काम है, नहीं, इसमें हमारे मेट्रो भी भारतीय रेलवे का ही काम है। जो 4% है वो उसमें जो हमारे प्रोजेक्ट, अभी जो चौधरी साहब ने कहा, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एसपीवी जो बनाते हैं हम, जो एक खास परियोजना के लिए जो हम एक कंपनी बनाते हैं, जो जिसको हम प्रमोट करते हैं और उसमें बाकी स्ट्रेटेजिक पार्टनर को लाते हैं और फिर उससे एक इक्विटी बेस बना करके और फिर मार्केट में जा करके और डेट भी लेते हैं। उस परियोजना को का जो काम है वो हम ही करते हैं, रेल विकास निगम लिमिटेड करता है, जो उसमें एक प्रमोटर भी होता है उस कंपनी में और उसके काम को करता भी है। तो ऐसे हमारे कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो हमने कुल 6 एसपीवी बनाए हैं और जिसमें 2 एसपीवी इस तरीके से जिसका काम हमने पूरा करके उनको उसमें ऑपरेशन चालू हो गया, गाड़ियां चल रही हैं और उससे उस कंपनी को धन आ रहा है। एक है जो कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी है, जो कृष्णापट्टनम पोर्ट से ओवलाभरपल्ली स्टेशन को जोड़ने के लिए एक परियोजना हम लोगों ने एक बनाई है, जिसमें कि जिसका कार्यान्वयन के लिए कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी बनाई गई है। वो पार्शियली कमीशन हो गया है। वेंकटाचलम स्टेशन से लेकर के और कृष्णापट्टनम पोर्ट तक की लाइन हम कमीशन कर चुके हैं और जो बचा हुआ है वो भी अभी कुछ इस महीने उसमें हमारी उम्मीद है कि फिर से उसमें भी गाड़ियां चलने लगेगी। अच्छा, थोड़ा सा मॉडल चौधरी साहब और समझना चाहूंगा। जब आप लोग कह रहे हैं आप लाइन डबलिंग लाइंस करते हैं, नई लाइन लगाते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम रेलवे के लिए करते हैं, आपको नॉमिनेशन बेसिस पे सारे ऑर्डर्स मिलते हैं, तो रेलवेज तो इसकी वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग भी कराता है, कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स को भी ये काम मिलते हैं। तो कैसे डिसाइड होता है कि ये काम आरवीएनएल को जाएगा? कैसे डिसाइड होता है कि ये कॉम्पिटिटिव बिडिंग में जाएगा, इतना ही काम आरवीएनएल को मिलना है? कुछ श्योरिटी का एश्योरेंस मिलता है रेलवे से क्या कि हर साल इतना काम आपके पास आएगा, बाकी कहीं और चला जाएगा? कैसे होता है? मैं हाँ, इसमें मैं थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि आपको स्पष्ट कर दूंगा तो अब इसको समझने में आसान होगा। भारतीय रेल अभी पहले 16 जोन में बटा हुआ था, अभी एक 17वें जोन की भी घोषणा हुई है। तो हर जोनल रेलवे में एक निर्माण की शाखा है, वो कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत सरकार का एक अंग है। तो जब भी कोई परियोजना मंजूर होती है भारत सरकार से, तो उस परियोजना का कार्यान्वयन का पहला जो हक होता है, जो वो होता है उस जोनल रेलवे में जो कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है उसका होता है। तो वो कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता एक सीमित क्षमता है, उसके ऊपर जब परियोजना और खास करके अब जब आजकल तो इस केस में आरवीएनएल हो गई है कितने और जोन की सरकार
तो पहले मतलब आरवीएनएल की जितनी क्षमता है वो पूरी करी जाती है, उसके बाद बियॉन्ड जो होता है वो शायद कॉम्पिटिटिव बिडिंग में चला जाए, ऐसा? मैं अपनी बात पूरी नहीं की थी मैंने। तो जिस जोनल रेलवे में ये काम होना है, उस जोनल रेलवे की क्षमता से जो ज्यादा है, उसके बाद रेल मंत्रालय ये अपना विचार करती है कि ये काम जो है किसको देना है। तो प्रायः वो काम हमारे रेल विकास निगम के पास आता है, अब तक आता रहा है। और लेकिन इसमें कोई आप नीति अगर कहेंगे लिखित में तो कोई नीति नहीं है अभी तक। ये है कि अपने जो डिस्क्रिशन है उससे रेल मंत्रालय जहां तक जिसे जब उचित समझता है, जितना काम उचित समझता है, जिस परियोजना को उचित समझता है, वो रेल विकास निगम लिमिटेड को स्थानांतरित कर देता है। उसके बाद रेल विकास निगम लिमिटेड उस कार्य का कार्यान्वयन में लग जाती है। तो ये है। ठीक है। अभी ये अब तक यही चल रहा है। तो हम ये है कि परियोजनाएं मिलती जा रही, मिली हैं भूत में, तो मिलती रही है। भविष्य में किस तरह स्थिति होगी ये हम तो बस यही मैं कह रहा हूँ। ये कोई अच्छा, मैं चौधरी साहब हम सोच हाँ, सकें। मैं यहीं पे आ रहा था क्योंकि अब मैं पैसा लगाने जा रहा हूँ इस कंपनी में, इसीलिए मैं जानना चाहता था। अब तक तो हो रहा था नॉमिनेशन बेसिस पे आपको मिल रहा था, कहीं ब्लैक एंड व्हाइट पे लिखा नहीं हुआ है कि ऐसा ही होता रहेगा। तो क्या श्योरिटी आगे कॉम्पिटिटिव बिडिंग ना हो उन प्रोजेक्ट्स में जिनको अब तक आपको नॉमिनेशन बेसिस पे मिल रहा था? चौधरी साहब, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट पे लिखा है, नीति वीति नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा आगे धंधा? नहीं ऐसा है, चूंकि आप देखें तो पिछले 4-5 सालों में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कैपिटल एक्सपेंडिचर 3 गुना बढ़ा है। हाँ। बट उस हिसाब से कैपेसिटी तो रेलवे की बढ़ी नहीं निर्माण विभाग की, और ये काम अभी बहुत आगे तक चलेंगे। तो रेलवे खुद शायद 100% काम ना कर पाए, तो रेलवे के साथ भी ये होगा एक लोड की आप ये काम आप दें आरवीएनएल और भी पीएससी जिनको देते रहें। तो अभी नियर फ्यूचर में तक तो काफ़ी काम दिख रहा है। जो मिनिस्ट्री का प्लान है अपग्रेडेशन का, न्यू लाइंस का, डबलिंग का, उसमें तो काफी स्कोप है। तो ठीक है, तो अब मतलब हाँ अजम्पशन है कि रेलवे खर्चा करता रहेगा, धंधा आता रहेगा। अच्छा एक बात बताएं, इस समय ऑर्डर बुक कहाँ खड़ी है चौधरी साहब, और एग्जीक्यूशन उस ऑर्डर बुक का कितने समय में करना है? जी, हमारा प्रेजेंट ऑर्डर बुक जो है वो है 77,500 करोड़। इसमें बेसिकली 2 तरह के काम हैं। एक तो जिसमें थोड़ा लंबा टाइम लगता है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, ये बेसिकली हिल रेलवेज हैं जहाँ टाइम लगता है। वो ऐसे काम करीब 30,000 करोड़ के हैं हमारे पास, ये 5 से 7 साल में पूरे होंगे। और बाकी 40,000 करोड़ का जो काम है हमारा ऑर्डर बुक का, वो हम उम्मीद रखते हैं कि 3 साल में हम पूरा कर देंगे। अच्छा, इस बीच में फिर जो ऑर्डर आते जाएंगे वो ऐड होते जाएंगे हमारे ऑर्डर बुक में। तो ये है भारत सरकार का ऑफर फॉर सेल। तो इसमें से कोई भी प्रोसीड कंपनी के पास नहीं आनी, सब सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट में चली जाएगी। FY18 का तो टारगेट ऑलरेडी, अच्छा एकदम साल के एंड में जाके आप लोग लेकर आए हैं 31 तारीख के, मतलब 29 तारीख को अगले फाइनेंशियल ईयर में कंटिन्यू होने वाला है। तो इससे जो प्रोसीड आएंगे तो सरकार के FY20 डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट का हिस्सा बनेगी, है ना? ये तो वित्त मंत्रालय का आउटलुक है। मैं क्या आपको बताऊं? ठीक है, उन्होंने प्लान किया है। मैं अच्छा मैं क्योंकि मैं फाइनेंशियल्स में आया हूं, अच्छा चल रहा है तो शायद उन्होंने ऐसा सोचा होगा। नहीं ठीक है, अब क्योंकि फाइनेंशियल पे फोकस कर रहा हूं, मैं देख रहा था ग्रोथ तो अच्छी रही है। पिछले 3-4 साल का CAGR रेवेन्यूज जो थे 34-35% सालाना की दर से आप लोग के बढ़ रहे हैं। पर जो FY18 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था चौधरी साहब 550 करोड़ रुपए का, उसमें से 1/4 जो है वो नॉन रिलेटेड नॉन कोर आइटम्स, FD से इंटरेस्ट। तो मुझे इस समय बताएं बैलेंस शीट का हाल क्या है, कितना डेट, कितना कैश लेके आप लोग बैठे हैं? नहीं, हमारी जो कंपनी है ये 0 डेट कंपनी है। अब बैलेंस शीट में देखेंगे एक आइटम है बोरोइंग, हाँ, लेकिन इसका ये IRFC से लोन ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सैंक्शन करती है कि IRFC आरवीएल को कुछ गिवन प्रोजेक्ट्स के लिए वो भी डिसाइड रेलवे मंत्रालय करता है कि कौन सा प्रोजेक्ट का फंडिंग IRFC से होगा। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन से पूरा फंडिंग आई है, तो इसको इसके लिए ब्याज नहीं देना पड़ता क्या हमको? कुछ सर्टेन प्रोजेक्ट्स की, सबकी नहीं। अच्छा, इनमें से कुछ डेट का आपको ब्याज देना है, कुछ डेट आपके लिए ऐसी आई हुई है। सर आवाज आ रही है?
नहीं जो हाँ अब आ रही है। जो है ये लोन का अरेंजमेंट ऐसा है कि इसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का पैसा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे देती है और ये हमारे अकाउंट में सिर्फ पास थ्रू एंट्री होती है। रेलवे मंत्रालय आज पैसा देती है, आज ही हम फिर IRFC को दे देते हैं। तो ये एक बस पास थ्रू एंट्री है, लोन हमारे नाम पर नहीं, हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है ये। अच्छा, तो ठीक है। प्रैक्टिकली हम जीरो डेट कंपनी, हमारा ऋण जीरो है। अच्छा कुमार साहब, जाते जाते क्या है, बीच में वो सरकारी जो IPOs आए थे, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। और खैर ये तो रेलवे PSUs में तो तीसरा हो गया, राइट्स और इरकॉन के बाद तीसरी कंपनी आ रही है। तो कुमार साहब, आपने तो मुलाकात करी होगी निवेशकों के साथ, कुछ रोड शो करे होंगे, फील कैसा है, लग रहा है क्या अच्छा तगड़ा रिस्पॉन्स आने वाला है क्या? रिस्पॉन्स IPO के लिए सर? इस IPO का? हाँ जी सर। इसमें आप लोग विशेषज्ञ हैं और हमारी कंपनी ने अपनी पूरी कहानी खुली किताब की तरह आपके सामने रख दी है। तो आप हमारे निवेशक जो है सो बहुत ही अपने आप में ज्ञानी लोग हैं और वो सही निर्णय लेंगे। इसमें मैं कोई आकलन या कोई अपनी तरफ से ये कोई एक्सपेक्टेशन अपनी बता करके किसी तरीके से ये जो पूरी प्रणाली है उसमें किसी तरह से कोई प्रभाव नहीं डालना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल ठीक। चौधरी साहब, कुमार साहब, मजा आया आप लोगों से बात करके। बेस्ट विशेष सर इस IPO की सक्सेस के लिए। और निवेश करना है नहीं करना है, बिल्कुल सही बात कुमार सर ने तो कहा कि उन्होंने तो अपनी कंपनी आपके सामने रख दी है पारदर्शिता के साथ। अब आपका कॉल है, अभी कॉल लेने में मदद हमारी कौन करेगा? ब्रेक लेता हूं, एक काम करता हूं, ब्रेक के बाद ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर साहब जुड़ेंगे, संदीप जैन, उनसे जानेंगे हमें और आपको इस IPO में पैसा लगाना है या नहीं। और RVNL का IPO आज रडार पर, और इस पे ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग की राय आई है। उनका कहना है कि लिस्टिंग गेन के लिहाज से नहीं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से करना चाहते हैं तो इसमें पैसा लगाया जा सकता है। चलिए, इस नोट पर आज की न्यूयॉर्क कंपनी में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार आखिरी सौदा। नमस्कार एंड हैप्पी वीकेंड।